नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के वर्ब और टेंस वाले टॉपिक की थर्ड वीडियो। और दोस्तों, पहले जो फर्स्ट वीडियो हमारी रही है, सेकंड वीडियो जो हमारी रही है, उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने सीधा आज के वीडियो को ही देखना स्टार्ट किया है तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों के लिए सजेशन है कि डिस्क्रिप्शन में जाके वर्ब एंड टेंस की फर्स्ट पार्ट को, वर्ब एंड टेंस के सेकंड पार्ट को आप लोग देख लीजिए प्लीज़। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है उन लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट में, और फिर आज के मुद्दे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को वर्ब के बारे में। 2 टाइप की वर्ब मैंने बताई थी आपको। फर्स्ट टाइप की वर्ब बताई थी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में 2 टाइप की रहती है। एक बताया था मैंने आपको मॉडल्स, कितने रहते हैं इन नंबर, 13 रहते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, कितनी रहती हैं आपकी, 3 रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? एक रहता है आपका डू, एक रहता है आपका हैव, और तीसरा रहता है आपका बी। दूसरी तरफ वर्ब में मैंने सेकंड पार्ट बताया था आपको मेन वर्ब, ध्यान आ रहा है? मेन वर्ब में भी 2 टाइप बताए थे मैंने आपको। एक बताया था एक्शन, एक्शन यानी कि दुनिया के जितने भी काम हैं। दूसरा बताया था मैंने आपको लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एक बताई थी मैंने आपको बी, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है? सब्जेक्ट को इज, एम या आर बनकर, पास्ट है तो वॉज या फिर वर बनकर, और फ्यूचर है तो शैल बी या विल बी बनकर किससे जोड़ता है? किससे जोड़ता है? कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सब्जेक्ट का नेम हो सकता है या फिर इस सब्जेक्ट की क्वालिटी हो सकती है या फिर इस सब्जेक्ट की कंडीशन हो सकती है या फिर इस सब्जेक्ट का ऑक्यूपेशन हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसके अलावा और क्या बताया था? इस वाले बी के बारे में बताया था। ये वाला जो बी है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका भी प्रेजेंट में क्या बनता है? इज बनता है, एम बनता है और आर बनता है। पास्ट में क्या बनता है? वॉज बनता है और वर बनता है। फ्यूचर में क्या बनता है? शैल बी बनता है और विल बी बनता है, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब है, इस नाते ये क्या करता है? हेल्प करता है किसको? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट की क्या हेल्प करता है? काम को कंटिन्यू करने में। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि बी से बना हुआ टेंस, प्रेजेंट में अगर आपने बी का यूज़ किया है तो टेंस बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने बी का यूज़ पास्ट में किया है तो टेंस बनता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने बी का यूज़ फ्यूचर में किया है तो टेंस बनता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और इसके साथ में लगेगा काम, यानी कि एक्शन। और एक्शन को चलता हुआ दिखाने के लिए एक्शन के साथ में आप लोग क्या पुट करते हैं? ING, जिससे कि काम को आप चलता हुआ दिखा सकें। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आप लोगों ने किसका यूज़ करना होता है? बी का, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में बता दिया था मैंने। आगे मैंने आप लोगों को हैव का यूज़ सिखाया था। अगर किसी काम को पूरा करना हो, किसी काम को कंटिन्यू करना हो, बी से कंटिन्यू होगा। किसी काम को पूरा करना हो तो हैव से पूरा होगा। तो प्रेजेंट में इसका क्या बनता है? हैज़ बनता है। और क्या बनता है? हैव बनता है। ये मैंने बता दिया था। हैज़ कहाँ पर लगेगा, हैव कहाँ पर लगेगा। पास्ट में अगर बनाएंगे आप तो हैव का क्या बनेगा? हैड बनेगा। अगर काम फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव का यूज़ होगा और काम लगेगा, यानी कि एक्शन। और काम को पूरा दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आएगी। काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए एक्शन में ING लगेगा और काम को पूरा दिखाने के लिए एक्शन के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद में सेकंड वीडियो जो थी
उसमें मैंने बताया था इस वाले टेंस को और इस वाले टेंस को मिला करके, यानी कि जितना काम पूरा हो चुका है उसके लिए हैव वाली ग्रामर लगेगी, यानी कि परफेक्ट। ये हटा रहा हूं मैं यहां से। उसके भी एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको, जो सेकंड वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो जितना सेक्शन काम का पूरा हो चुका है उसके लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा, और जितना सेक्शन अभी कंटिन्यू है उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या लगेगा दोस्तों, आई। जितना सेक्शन पूरा हो गया है, जितना सेगमेंट काम का, उसके लिए हैव। जितना काम कंटिन्यू है उसके लिए बी। हैव की ग्रामर को पूरा करूँगा, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, बी की थर्ड फॉर्म बन जाएगी बीन, और बी की ग्रामर को पूरा करूंगा तो यहाँ पर जो एक्शन आएगा, एक्शन क्या है हमारे सेंटेंसेस में, टीच, और काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए क्या लगेगा, आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग। पास्ट में बनाता है इसको कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो पास्ट के लिए किसकी कौन सी ग्रामर लगेगी, हैव की, हैड बन जाएगा। कंटिन्यू करने के लिए बी लगेगा, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए, बीन बन जाएगा। काम क्या है, टीच, और चलता हुआ दिखाने के लिए आईएनजी। अगर इसी को फ्यूचर में डिज़ाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आए। फ्यूचर तक ले जाने के लिए किसका यूज़ होगा, शैल का। काम को पूरा करने के लिए हैव लगेगा, कंटिन्यू करने के लिए बी लगेगा। हैव की ग्रामर को पूरा करूंगा थर्ड फॉर्म से, बीन बन गया, और बी की ग्रामर को पूरा करूंगा आईएनजी से। तो यहाँ पर टीच के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी। लेकिन एक बात अधूरी रह गई अभी कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बताया था यहाँ पर इसके बाद में अगर आपको क्या बताना पड़े, टाइम बताना पड़े। यहाँ पर भी आप टाइम बताते हैं, यहाँ पर भी टाइम बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेस बच गया ना, इसमें आप लोगों ने या तो सिंस का यूज़ करना होता है, या फॉर का यूज़ करना होता है, या फ्रॉम का यूज़ करना होता है। ठीक है, सिंस का, फॉर का या फ्रॉम का यूज़ करना है। और लास्ट वीडियो में यानी कि सेकंड वीडियो में मैंने बता दिया था कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होगा, फॉर का यूज़ कहाँ पर होगा, और फ्रॉम का यूज़ कहाँ पर होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। दोस्तों किसी भी काम के शुरू होने का एक टाइम रहता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान आ रहा होगा आपको, काम के शुरू होने का टाइम है, यानी कि किस टाइम से काम शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होगा उसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आप काम के टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हैं तो किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। और काम कितने टाइम तक चला है उस ड्यूरेशन को अगर आप बताते हैं तो किसका यूज़ करना है, आप लोगों ने फॉर का यूज़ करना है। टेंस चाहे आपका कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो आपका, चाहे आपका पास्ट टेंस हो, चाहे आपका फ्यूचर टेंस हो, ड्यूरेशन को किससे बताएंगे आप लोग, फॉर से बताएंगे, तीनों ही टेंसेज में। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट को बताना हो किससे बताएंगे आप लोग, सिंस से बताएंगे। लेकिन कौन कौन से टेंस में, अगर आप बात करें प्रेजेंट टेंस की तो स्टार्टिंग पॉइंट को सिंस से बताना है। अगर आप बात करें पास्ट टेंस की तो स्टार्टिंग पॉइंट को सिंस से बताना है। लेकिन अगर आप बात करते हैं फ्यूचर टेंस की तो फ्यूचर टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, किसका यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। तो दोस्तों ये तो कहानी रही आपकी बी वाली ग्रामर के बारे में, हैव वाली ग्रामर के बारे में, और हैव और बी की ग्रामर को मिक्स करके जो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक है, इतना कुछ मैंने पहले 2 वीडियोस में करा दिया है। अब हम बात करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, डू के बारे में। भाई आपने बी अकेला सीख लिया तो कॉन्टिन्यूअस बनाता है, हैव सीख लिया परफेक्ट करता है, जितना काम पूरा हो गया है जो कंटिन्यू है उसको बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने बनाना सीख लिया। अब हमारी बारी है डू की, जिसमें ना तो हमें काम कंटिन्यू करना होता है ना हमें पूरा करना होता है। तो इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बात फर्स्ट वीडियो में ही मैं बता चुका हूं कि जल्दबाजी में अगर सीखोगे आधा अधूरा सीख पाओगे, और आधे अधूरे ज्ञान से पूरी सफलता की उम्मीद आप लोग नहीं कर सकते। ये बात पुराने टाइम से चलती आ रही है। पूरी तैयारी के साथ में अगर उतरोगे परीक्षा में तो आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। अगर जल्दबाजी में आधा अधूरा सीख के जाओगे, आधा अधूरा करके आओगे, आधे अधूरे मार्क्स मिलेंगे और सफलता 0 मिलेगी। क्योंकि सफलता तो या तो पूरी मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती, उसमें टुकड़े थोड़े होते हैं कि भाई आधी मिल गई, आधी में से आधी मिल गई, आधी से ज़्यादा मिल गई। अगर पूरी तैयारी नहीं होगी तो सफलता रहेगी 0। इस वजह से पूरा सीखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डू के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं कि 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारे पास में। बी होता है, बी से इज एम आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी बनता है। एक हैव रहता है, हैव से हैव हैज बनता है, हैड बनता है, शैल है, विल हैव बनता है।
अभी तक मैंने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया है कि सेल या विल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब 3 ही बताई मैंने आपको, बी, हैव और डू। सेल और विल जो रहते हैं ये टाइम वर्ड्स रहते हैं, ये फ्यूचर तक ले जाने का काम करते हैं, ये खुद अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। ठीक है, चलिए डू के बारे में चर्चा करता हूं और एक एग्जांपल यहां से लेता हूं सबसे पहले मैं, फिर यहां से लेता हूं और फिर यहां तक आएंगे हम लोग। मैंने कहा दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, काम कैसा है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू है तो किसका यूज करेंगे हम लोग, बी का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट का क्या लगेगा यहाँ पर, इज एम आर। इज एम आर में से आई के साथ में क्या लगेगा, एम लगेगा। काम क्या है, टीच, और काम को चलता हुआ दिखाने के लिए आईएनजी। क्यों, जहां जहां पर बी आएगा वहां पर एक्शन में क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता है। अच्छा, अगर इसी बात को मैं ऐसा कहूं कि मैं पढ़ा चुका हूं, यानी कि काम मैंने परफेक्ट कर लिया है, पूरा कर लिया है, तब क्या लगेगा, आए। अब कौन सी ग्रामर लगेगी, हैव वाली। यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, प्रेजेंट में हैव लगा दूंगा, और यहां पर एक्शन में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, यानी कि टीच की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, टॉट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक सेंटेंस में इन दोनों को मिक्स करके ले लेता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। कुछ सेक्शन पूरा हो गया है, कुछ सेक्शन अभी कंटिन्यू है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, आए, जितना सेक्शन पूरा हो गया उसके लिए हैव, जो कंटिन्यू है उसके लिए बी। हैव की ग्रामर को पूरा करूंगा थर्ड फॉर्म लगा करके, बीन बन गया, और बी की ग्रामर को पूरा करूंगा एक्शन के साथ में आईएनजी लगा करके। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, टाइम की जरूरत पड़ती है, स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो सिंस का यूज कर दोगे, और ड्यूरेशन की जरूरत पड़ती है तो फॉर का यूज कर दोगे। फ्यूचर है और स्टार्टिंग पॉइंट है तो फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, सुनना ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला है कि मैं पढ़ा रहा हूं, ना ही मैंने ये बोला है कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने बोला है कि मैं पढ़ाता हूं। ना काम कंटिन्यू किया है ना ही काम पूरा किया है। तो दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंसेस रहते हैं ना वो बनते हैं हमारे डू से। ठीक है, कैसे बनेगा, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आए। दोस्तों यहां पर बी का यूज तो नहीं होगा, ये आप अब पता लगा पा रहे हैं, बी का यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर काम कंटिन्यू नहीं है। यहां पर हैव का यूज भी नहीं होगा, यहां पर हैव का यूज भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि काम पूरा भी नहीं हुआ, सिर्फ रूटीन को बता रहा है। यहां पर मैं लगाऊंगा डू, क्या लगाया मैंने यहां पर, डू लगाया, आई डू, और यहां पर क्या लगाऊंगा दोस्तों, टीच। ठीक है, क्या इसमें आईएनजी लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि कंटिन्यू नहीं दिखाना काम को। क्या यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, नहीं लगेगी क्योंकि काम को पूरा नहीं दिखाना। यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा आपका, आई लग गया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू लग गया, और एक्शन लग गया आपका टीच। ठीक है, बट एक खास बात है, अगर एक्शन के साथ में ना तो आईएनजी लगा हुआ है ना ही आपका थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये जो टीच है ना ये हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में मिक्स कर लेता है, और ये टोटल क्या दिखाई देता है आपको, आई टीच। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा डू प्लस में टीच इज इक्वल टू टीच। मैंने कहा डू प्लस प्ले क्या बनेगा, प्ले बनेगा। आप लोग समझ गए हो मेरी बात को। और डिटेल में मैं चर्चा करता हूं आपके साथ में, कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बी का इज एम आर बनता है, पास्ट में वॉज वर बनता है, फ्यूचर में शैल बी विल बी बनता है, हैव का हैव हैज बनता है, पास्ट में हैड बनता है, फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव बनता है, उसी तरह से दोस्तों डू का प्रेजेंट में डू बनता है और क्या बनता है, डज बनता है। पास्ट में क्या बनेगा, डू की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड बनेगा। ठीक है, और फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में बनेगा शैल डू और क्या बनेगा, विल डू। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा हमें तो किसी ने नहीं पढ़ाया। बिल्कुल नहीं पढ़ाया होगा, लोकेश शर्मा से तो आज ही पढ़ रहे हो ना, डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों डू बनता है प्रेजेंट में, हेल्पिंग वर्ब का नाम ये, ग्रामर का नाम ये है, ये इसकी फॉर्म्स हैं। या फिर क्या बनेगा डज, लेकिन डज का यूज किस किस के साथ में होगा, जिन जिन के साथ में हैव के साथ में हैज बनता है और बी का इज बन करके जाता है, यानी कि ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, या फिर सिंगुलर
नाउन के साथ में किसका यूज लगेगा, डज का यूज लगेगा, है ना। पास्ट में क्या लगेगा दोस्तों, डू की सेकंड फॉर्म, इसको आप डिड भी कह सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर में क्या लगेगा, शैल डू और विल डू। अब इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं आए के बारे में और तीनों ही टेंसेस में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। मैंने कहा है मैं खेलता हूं, कंटिन्यू होने वाली बात हुई है, नहीं। परफेक्ट होने वाली बात हुई है, नहीं। केवल रूटीन को बता रहा है, ना कंटिन्यू करना है ना परफेक्ट करना है। क्या लगाऊंगा मैं, डू लगाऊंगा। और मैं खेलता हूं, आई डू प्ले। लेकिन मैंने क्या बोला था, सेंटेंस तो आपने बना दिया, सेंटेंस तो आपने बना दिया, ये सेंटेंस सही है। मैंने बोला था अगर एक्शन के साथ कोई आईएनजी या थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं लगी हुई है तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में यानी कि डू के साथ में मिक्स हो जाती है। और अगर प्ले में डू मिक्स होगा तो ये क्या दिखाएगा, आई प्ले दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में बनाता हूं, आए, यहां पर क्या लगाऊंगा, डू की सेकंड फॉर्म, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, डिड कह सकता हूं। और यहां पर क्या लगाऊंगा दोस्तों, प्ले लगाऊंगा। नया कंसंट्रेशन क्या देगा ये हमें, आए, यहां से डू मिक्स होगा इसके साथ में, तो ये लगा दिया मैंने प्ले। लेकिन ये सेकंड फॉर्म अभी बची हुई है, हमारी सेकंड फॉर्म बची हुई है, तो ये सेकंड फॉर्म भी इस पर अप्लाई होगी। और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, प्लेड। यहां पर मैंने ये नहीं बोला है कि ईडी लग जाएगा। जिन जिन एक्शन की सेकंड फॉर्म में ईडी आता है वो ईडी से, जिनमें एन आता है वो एन से, मतलब जो भी सेकंड फॉर्म रहेगी वो लग जाएगी। ठीक है, इसी का दोस्तों मैं फ्यूचर में बनाता हूं सेंटेंस, आए, फ्यूचर तक ले जाने के लिए शैल, ध्यान रहे शैल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टाइम वर्ड है। फ्यूचर तक ले जाने के लिए शैल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, एक्शन क्या है आपका, प्ले, एक्शन क्या है आपका, प्ले। नया कंसंट्रेशन क्या बनाएगा, आए, फ्यूचर तक ले जाने के लिए शैल, हेल्पिंग वर्ब इसमें मिक्स हो जाएगी, क्या दिखाएगा, प्ले दिखाएगा। ठीक है जी, क्या बन जाएगा, आई शैल प्ले। अब कोई पूछने लग जाए कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो कुछ लोग बताएंगे जी शैल, नहीं, शैल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें डू। ठीक है, क्योंकि तीन ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, या तो बी, हैव या फिर डू। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इसमें डू वाली ग्रामर लगी हुई है और हेल्पिंग वर्ब बनकर लगी है डिड, यानी कि डू की सेकेंड फॉर्म। और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें है डू। अगर बी होता तो इज एम आर वॉज वर या शैल बी विल भी दिखाई दे रहा होता। अगर हैव वाली ग्रामर लगी होती तो हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव दिखाई दे रहा होता। तो यहां पर कौन सी ग्रामर है हमारी, डू वाली ग्रामर है। एक बात रह जाती है सर, डज वाले जो सेंटेंसेस हैं ऐसा भी बनाकर दिखाओ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उलझन रहती है जी कब तो एक्शन में एस लगाना है, कब ई एस लगाना है और कब नहीं लगाना। दोस्तों अगर यहां पर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, तो उनके साथ में किसका यूज होता है, डू का यूज होता है, जैसा मैंने बताया आपको। और अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए आपका ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ में किसका यूज होगा, उनके साथ में यूज होगा डज का। अब डज से क्या फर्क पड़ेगा वो देख लीजिए। मैं सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर ले रहा हूं ही, और ही के साथ में मैंने कहा वह खेलता है, वह खेल रहा है, ये नहीं बोला मैंने, बी नहीं बोला है। वह खेल चुका है, ये भी नहीं बोला मैंने, हैव नहीं बोला है। मैंने बोला है कि वह खेलता है। तो यहाँ पर ही है, ना तो काम को कंटिन्यू करना है ना परफेक्ट करना है, काम को रूटीन में बताना है। किसका यूज होगा, डू वाली ग्रामर का यूज होगा। और डू वाली ग्रामर में प्रेजेंट में डू और डज बनता है, ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ में डज का यूज होता है। यहां पर मैंने क्या कर लिया दोस्तों, डज लगा दिया, लेकिन ये तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, एक्शन के साथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को मिक्स करेगा अपने साथ में। मिक्स करेगा तो क्या दिखाएगा, ये जो डू है ना इसमें से, ये इसमें हो जाएगा मिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बचा हमारा एस या ई एस, ये किसके सहारे रहेगा, ये भी इसी में जाकर के ज्वाइंट होता है, इसी में पुट करेंगे इसको भी हम लोग। ये यहां से निकला, क्या बचा हुआ, ई एस बचा हुआ, लेकिन मैंने यहां पर क्या लगाया, एस लगाया, एस को हटा दिया, क्या बन गया, ही प्लेज। तो अब आप लोगों की ये उलझन मिट जानी चाहिए कि जी एक्शन के साथ में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस कब लगेगा, या लगेगा या नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है वी, सब्जेक्ट है आपका यू, सब्जेक्ट है आपका दे, तो ध्यान रखिएगा डू की ग्रामर लगेगी और ड्यू की ग्रामर लगेगी, तो एक्शन के साथ में केवल डू मिक्स होगा, तो एस या ई एस नहीं आएगा। इस तरह का सेंटेंस बनेगा।
अगर आपने लिया है सब्जेक्ट के तौर पे इनमें से कोई ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, जैसा मैंने यहाँ पर ही लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, डज लगेगा। ठीक है ना, डज लगेगा तो डू इसमें मिक्स हो जाएगा, बचेगा क्या, एस या ई एस। अब वो एस या ई एस जो है वो एक्शन के साथ में लग जाएगा। अब ये आप समझ गए हो, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर यहाँ से तो आपने डज में से डू को आप यहाँ पर ले गए, डू हट गया, ई एस बचा, लेकिन आप तो यहाँ पर एस लगा रहे हो। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, एस या ई एस में कोई फर्क नहीं है, एस इज इक्वल टू ई एस या फिर ई एस इज इक्वल टू एस, लेकिन मेरा बताने का फर्ज बनता है कि कहां पर ई एस लगेगा। देखिएगा, जैसे मैंने कहा कुछ एक एक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने, मैंने लिख दिया वॉश, वॉश का मतलब धोना, एक वर्ड और लिखा मैंने वॉच, वॉच का मतलब देखना। ठीक है, अब इनमें मैं आपसे कहने लग जाऊं कि एस लगाइए आप लोग, इनमें आप एस लगाइए, एस लगा करके जरा बोल के देखना। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार बोल के देखो, वॉश में अगर आप एस लगाएंगे तो कैसे बोलेगा जी, नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत आएगी। तो इनमें ग्रामरियर्स ने क्या कर दी कि भैया ऐसे वर्ड्स में ना जिनके साथ में एस लगा करके बोलने में तकलीफ होती है, रुकावट आती है बोलने में, तो उनके साथ में आप ई एस लगा लिया करो और प्रोनाउंसिएशन में इस तरह की एक आवाज आएगी, एज। ठीक है, वॉसेज, क्या आवाज आएगी, वॉसेज। वॉच लगा हुआ है, इसमें अगर एस जोड़ना चाहूं वॉच नहीं बोल पाएंगे आप लोग, ई एस लगाएंगे अब बोल जाएगा वॉचेज। ठीक है, तो इस वजह से कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो किस पर खत्म होते हैं बता देता हूं। अगर कोई वर्ड सी एच पर, एस एच पर, एस पर, जेड पर, ओ पर और एक्स पर खत्म होता है, तो इनके साथ में अगर सब्जेक्ट आता है हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नेम और डू वाली ग्रामर आप लगाते हो यानी कि डज लगाते हो टोटल, तो उनके इस एक्शन में इन अल्फाबेट को देख करके आप लोगों ने क्या पुट करना है, ई एस। जैसे यहां पर डज लिखा हुआ था, पता है ई एस क्यों आ रखा है, ग्रामर तो केवल एस की होती है, ई एस क्यों आया, क्योंकि ये डू ना ओ पर खत्म होता है, ओ पर खत्म हुआ है, मैंने बताया ओ पर खत्म होगा तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, है ना। लेकिन यहां से डू हट गया, डू हट गया तो यहां पर तो ये वाई पर खत्म हो रहा है ना, तो ई एस का किस में बदल देंगे हम लोग, एस में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एस इज इक्वल टू ई एस एंड ई एस इज इक्वल टू एस, इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल प्रोनाउंसिएशन को अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, सटीक बनाने के लिए ही एस को ई एस में बदला जाता है, वो भी किन किन अल्फाबेट एंडिंग वर्ड्स के साथ में, सी एच, एस एच, एस, जेड, ओ और एक्स। ठीक है ना, तो यहां पर प्ले में वाई लगा हुआ है तो केवल एस लगेगा, अगर आ जाता वॉच तो ई एस लगता, वॉच आ जाता तो भी ई एस लगता। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे डू और डज वाली ग्रामर की, है ना। अब इनके कुछ एक सेंटेंसेस हम लोग पास्ट में देख लेते हैं और फ्यूचर में देख लेते हैं। चिंता मत करिए, आप लोग मजे मजे में इंग्लिश सीख जाएंगे, बस जल्दबाजी ना करे कोई भी, जल्दबाजी करोगे तो आधा अधूरा सीखोगे। जल्दी का काम शैतान का होता है, काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर लोग, मुझे बोलनी नहीं चाहिए ये बात लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग सफलता तक नहीं पहुँच पाते। रीज़न एक ही है, वो आधा अधूरा काम करते हैं, वो जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सीखना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पर भी मिलते होंगे, केवल 12 मिनट में सभी टेंस सीखें, 10 मिनट के अंदर अंदर 2000 वर्ड सीखें। ठीक है बेटा, इन चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है, इन चीज़ों से सफलता नहीं मिलेगी। केवल YouTube पर अपनी TRP बढ़ाने के लिए चैनल वाले अपनी वीडियोस को इस तरह के थंबनेल के साथ में डालते हैं, लेकिन ये वीडियोस आपको मदद नहीं करेंगी। इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप फुल फ्लैश वीडियोस देखिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी वीडियोस देखिए, हमारे चैनल से ही केवल वीडियोस देखिए, आपको जहां से भी फुल फ्लैश वीडियोस दिखती हैं अपने सिलेबस की, वो वीडियोस आप देखा करें। ऐसी चीज़ों पे ना भागें कि 10 मिनट में टेंस सीखें, 1 घंटे में सारे 12 के 12 टेंस कवर करें, 1 घंटे के अंदर कंडीशनल सेंटेंस सीखें, 2 घंटे के अंदर एक्टिव पैसिव सीख लें, नरेशन सीख लें। नहीं है बेटा पॉसिबल, जो सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं।
एक एक सेंटेंस भाई इनका और हो जाए, फिर इन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस में ले रहा हूं, मैंने कहा वी, सब्जेक्ट क्या लिया है मैंने, वी। मैंने कहा हम लोग हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वी। वी के साथ में प्रेजेंट में क्या लगेगा, डू, यहाँ पर लगा लिया मैंने डू। जाने की इंग्लिश क्या रहती है, गो, ठीक है। वी डू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये लिख दिया मैंने। कंसंट्रेशन क्या बनेगा भाई, डू एक्शन में मिक्स हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, डू अगर एक्शन में मिक्स होगा तो केवल एक्शन लगेगा। क्या बन गया आपका, वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब दोस्तों यहीं पर मैंने बदल दिया, यहाँ पर लगा दिया मैंने ही। अब ही के साथ में डू तो ना लगे जी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, डज लगेगा। ये लिख दिया मैंने, ही डज गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा भैया, डू तो हो गया इसमें मिक्स। अब बचा क्या, इसको आप कैसे भी कंसीडर कर लो, एस कह लो इसको, चाहे आप इसको ईएस कह लो। ये भी किस में जाकर के मिक्स होगा, एक्शन में। अब यहाँ पर एक्शन कैसा है हमारा, जो ओ पर खत्म हो रहा है, और अगर कोई वर्ड ओ पर, एक्स पर, जेड पर, सी एच पर, एस एच पर और एस पर खत्म होता है, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ई एस। तो यहाँ से ई एस ज्यों का त्यों जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए, उसमें एस ई एस लगेगा। रीजन आपको पता है, डज की वजह से बना है। दोस्तों पास्ट में देखते हैं इसके सेंटेंसेज कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। परफेक्ट नहीं किया है मैंने, केवल रूटीन की एक बात को बता रहा हूँ, एक एक्शन को बता रहा हूँ कि हाँ जी ऐसा किया गया था। तो यहाँ पर पहले मैं लेता हूँ वी से, हम मॉर्निंग के वॉक के लिए गए थे, वी। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पास्ट में क्या लगेगा दोस्तों, डिड लगेगा, या डिड को ही मैं क्या कह सकता हूँ, डू की सेकंड फॉर्म कह सकता हूँ। यहाँ पर क्या लगेगा, गो लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, फोर, और मॉर्निंग वॉक, ये लिख दिया मैंने सेंटेंस। अब मैंने क्या बोला है, अगर एक्शन के साथ में आईएनजी नहीं है, अगर एक्शन के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ज्वाइंट करना पड़ेगा। और ज्वाइंट करोगे तो कैसे होगा भैया, डिड को क्या मानोगे आप, डू की सेकंड फॉर्म, डू जाके इसमें मिक्स होगा, क्या बनाएगा, गो बनाएगा। सेकंड फॉर्म बची हुई है तो सेकंड फॉर्म भी इस पर लगेगी, ठीक है। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, गलत सोच रहे हैं कुछ बच्चे, गॉन नहीं बनेगी बेटा, वेंट बनेगी। वी वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ ना, इसको मैं तोड़ना चाहूँ, तो किस किस में तोड़ा जाएगा भाई, देखो कोई हेल्पिंग वो विजिबल तो नहीं है, विजिबल नहीं है तो ग्रामर कौन सी लगती है, डू वाली। ये सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म को भी एक्सट्रैक्ट कर लो, इसमें से क्या आ गया, डू की सेकंड फॉर्म, बच क्या जाएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना, ये समझ में आनी चाहिए बात आपको। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ही, तो ही के साथ में भैया पास्ट में तो सबके साथ में सेम ही चलना है ना, इसको चाहे तो मैं डू की सेकंड फॉर्म कह लूँ, चाहे मैं इसको डिड कह लूँ। यहाँ पर क्या लगेगा, गो, है ना, और यहाँ पर फॉर मॉर्निंग वॉक। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस बनेगा जी, गो आ रखा है, फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, यहाँ पर क्या है, डिड कह लो, चाहे डिड को एक्सट्रैक्ट करके डू और सेकंड फॉर्म कह लो, डू इसमें मिक्स हो जाएगा, बचेगी सेकंड फॉर्म भी किस में लग जाएगी, गो के साथ में लग जाएगी, और गो की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट, ठीक है। तो पास्ट टेंस में ऐसे आईएस का कोई चक्कर नहीं रहता, वो केवल और केवल कहाँ पर रहता है, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आयु दे के साथ में डू लगता है, मिक्स हो जाता है तो एक्शन दिखाता है, और ही सीट और सिंगुलर नेम के साथ में डज लगता है, और मिक्स होता है तो एस या ईएस बनाएगा जुड़ करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्यूचर में लेके चलते हैं। मैंने कहा वी, अब आई और वी के साथ में क्या लगता है, शैल लगता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। लेकिन बात ये आती है कि सर हमने तो कभी कभी आई और वी के साथ में विल भी देखा है
और यू के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में शैल भी देखा है। तो ऐसा कैसे भैया? वो जो शैल और विल रहते हैं वो रहते हैं आपके मॉडल्स वाले शैल और विल। यहां पर मैं कौन से शैल और विल की बात कर रहा हूं? टाइम वर्ड की। तो जब भी आप टाइम वर्ड की बात करेंगे, फ्यूचर तक लेके जाएंगे किसी कहानी को, तो आई और वी के साथ में किसका यूज करना है? शैल का। और बाकी सबके साथ में किसका यूज करना है? विल का। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस। चिंता ना करें, थोड़ी देर की क्लास और है बस। मैंने कहा वी, हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। फ्यूचर तक ले जाने के लिए क्या लगाया? वी के साथ में मैंने शैल। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आएगा? डू। और एक्शन क्या आएगा? गो। और यहाँ पर लिख दिया मैंने अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? डू तो इसमें मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन के साथ कुछ भी नहीं है। डू इसमें मिक्स हो गया तो क्या दिखाएगा आपको? ऐसा दिखाएगा, वी शैल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ना एस लगे ना ई एस लगे। ठीक है, आगे देखिए जी, मैंने लगा दिया जी यहाँ पर ही के साथ में क्या लगाऊंगा? आई और वी के साथ में तो शैल, ही के साथ में क्या आ जाएगा? आपका विल आ जाएगा। यहाँ पर लगा दिया दोस्तों मैंने विल। अच्छा, अब बात ये आती है सर ही के साथ में तो क्या अब डू आएगा या डज आएगा? दोस्तों मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में ही डू और डज का चक्कर रहता है। फ्यूचर में तो सबके लिए सेम लगता है, पास्ट में भी सबके लिए सेम लगता है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? डू। यहाँ पर गो लगा दूंगा और अदर वर्ड्स हमारे सेंटेंस के जो भी हैं। पता है छोटे बच्चों की तरह इसलिए समझाना पड़ रहा है मुझे आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ों का डिटेल में बताना ज़रूरी है। सुनने में बड़ी माइनर चीज़ें लग रही हैं आपको, लेकिन इनका जो इफेक्ट आता है ना वो बहुत बड़ा आता है। इसी की वजह से इंग्लिश सीख जाते हैं लोग और इसी की वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं लोग। ठीक है ना, इस पर डे में रहना है, इस पर डे में रहना है, यही छोटी छोटी बातें तय करती हैं। हाँ जी, आ जाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल डू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अच्छा, अब ये डू क्या होगा? इसमें मिक्स हो जाएगा तो इनविजिबल हो जाएगा, विजिबल नहीं रहेगा। क्या दिखाई देगा? ही विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपकी बी वाली ग्रामर, हैव वाली ग्रामर और डू वाली ग्रामर बड़े अच्छे से पूरी हो जाती है। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई डाउट रह गया है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, एक दो बार आगे पीछे करके देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए। शॉर्ट में लिख दीजिएगा, आप लोग कम शब्दों में लिख दीजिएगा, फुल में लिख दीजिएगा, जैसे आपका मन करे वैसे लिख दीजिएगा, लेकिन डाउट के साथ में अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना है, जो भी आपके इंग्लिश के डाउट्स हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर टेंस वाली वीडियो से डाउट है तो ही इस टेंस वाली वीडियो के कमेंट में डालें आप। ठीक है, अदर टॉपिक का डाउट इसमें ना डालें, अदर टॉपिक का डाउट उसी टॉपिक के वीडियो में डालें जब वो चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। टेंसेस से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए। मैं गारंटीड आपसे कहता हूँ 100% मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, गारंटीड। ठीक है, और दोस्तों कुछ लोगों को ये दिक्कत आती होगी या अभी भी फील हो रहा होगा आपको कि सर हम लोग ना टेंसेस को बखूबी समझ गए हैं जो आपने कराया है, या पहले भी हमने जब भी कोशिश की है तब भी हम पकड़ तो बना लेते हैं, लेकिन जो हमारा डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो हम रूटीन वर्क करते हैं, उसमें रहते ना ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो कुछ ऐसा तरीका बताओ ना जो ये चीज़ें ड्यूरेबल हो जाएं, ये एंड्योर करें, ये लंबे टाइम तक हमें याद रहें, या कुछ ऐसा हो जाए हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। दोस्तों मैं वही बात कहूँगा, आधा अधूरा काम ना करें। आज ही आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लेनी है जिसमें कोई भी छोटी क्लासेस की हो, 6th की, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी बुक हो आपके पास में, कंपटीशन की इवन, जिसमें पैराग्राफ लिखा हुआ हो, और उस पैराग्राफ पे जा कर के आप उसको स्टडी करना स्टार्ट करें। हिंदी नहीं बनानी है, हिंदी बनाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है, सीखना है, समझना है, क्या करना है वो सुन लीजिए। आपने उसको स्टडी करना स्टार्ट करना है। जहां पर भी इज एम आर आए, वॉज वर आए, शैल बी विल बी आए, फटाक से आपने पता लगाना है कि ये कौन से टाइप का इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी है, लिंकिंग वर्ब से बना हुआ या हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है ना। अच्छा,
आगे बढ़ेंगे, हैव आया है, हैज आया है, हैड आया, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला या अदर वर्ड्स जो रहते हैं हैव की ग्रामर के वो। उसी तरह से आप जिस भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर सेंटेंस में एक्शन आया है, कोई काम है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। और हेल्पिंग वर्ब होगी तो 16 हेल्पिंग वर्ब में से ही होगी आपकी, या तो तेरा मॉडल के साथ में एक्शन का यूज होता है, या फिर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में एक्शन का यूज होता है। तो इनमें से कोई सी एक तो आ रही होगी, या तो बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी, या फिर हैव की फॉर्म हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव, या फिर डू की फॉर्म डू डज डिड और शैल डू विल डू, है ना। इनमें से कोई सी एक हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी। तो सेंटेंस को केवल आपने विश्लेषण करना है कि ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें आ रखी है। धीरे 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 जैसे आप पढ़ोगे, आप देखोगे, विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, तो चीजें आपको पकड़ में आएंगी। चीजें पकड़ में आएंगी तो वो आपको ध्यान रहनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आपको समझ में आ चुकी होंगी, आप उनको ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, उनमें इन्वॉल्व हो चुके होंगे। दोस्तों यही एक प्रोसेस है अपने कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने का, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को या लाइफ में किसी भी काम को पूरा तरह से करना चाहते हो, एजुकेशन को पूरा सीखना चाहते हो, तो आपको मेहनत भी पूरी करनी होगी। तो आप अपने कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इंग्लिश का A to Z सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, इसी तरह की वीडियोस आपके लिए ढेर सारी बनाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम लोग इस शिक्षा का प्रचार प्रसार आपके सहयोग से सभी लोगों तक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।